हेलो, सलाम नमस्ते। जीएस ट्रिप में आपका स्वागत है। आज हम दूसरा टेस्ट करने जा रहे हैं और ये यकीनन किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी होगा। आप अंत तक बने रहिए और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा आपका कितना सही हुआ। चलिए पहले सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा। ये मगध साम्राज्य का वंश है, आप देख पा रहे हैं। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, नंद वंश। हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य। तो इसको हम बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, मगध साम्राज्य में कितने वंश आए, ठीक है, उनका क्रम क्या है। तो हमें इसको समझने के लिए सबसे पहले तो एक लाइन याद रखना होगा और वो लाइन है हसीन मासूक सा। क्या बेहद आसान लाइन है, बिल्कुल हमें याद हो जाएगी, हसीन मासूक सा। इसमें ह से हर्यक वंश आप देख सकते हैं, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और लास्ट में सातवाहन। सातवाहन ये मगध साम्राज्य का पार्ट नहीं था। हर्यक, एक बार फिर से आई रिपीट, हर्यक, हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व और लास्ट में सातवाहन वंश। तो बिल्कुल हमें आज से कन्फ्यूजन नहीं होगी, किसी भी सवाल को घुमा दे हमसे सही होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर मौर्य वंश, फिर नंद वंश। तो हमें याद रखना है हसीन मासूक सा। दूसरा सवाल, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। ये मराठा साम्राज्य, मराठा प्रशासन का पद है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला है सन्निधाता, सन्निधाता को बोलते हैं कोषाध्यक्ष, बिल्कुल सही है। दूसरा है इसमें समाहर्ता, समाहर्ता को बोलते हैं राजस्व अधिकारी, ये भी सही है। तीसरा प्रशस्ता, प्रशस्ता मुख्य न्यायाधीश नहीं है, प्रशस्ता मुख्य न्यायाधीश नहीं है। तो प्रशस्ता क्या है, अभिलेखागार, अभिलेखाकार है, अभिलेखाकार। वह अधिकारी जो अभिलेख का लेखन करता है उसको क्या बोलते हैं, प्रशस्ता। और अंत में आटविक, आटविक जंगल का प्रभारी, ठीक है। आई रिपीट, सन्निधाता, कोषाध्यक्ष, समाहर्ता, राजस्व अधिकारी, आटविक जंगल का प्रभारी और प्रशस्ता अभिलेखाकार। तीसरा सवाल, किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, वैसे तो अशोक का बहुत सारे अभिलेख थे, उसमें बृहद अभिलेख भी थे, लघु अभिलेख भी थे, लेकिन 4 ऐसे लघु अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम उल्लेखित है। किसी में देवनामप्रिय, किसी में अशोक, किसी में अशोक मौर्य और किसी में प्रियदर्शी। वो 4 कौन कौन से हैं, हमें बिल्कुल इसे याद रखना है। मास्की, गुर्जरा, मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उदयगोलन, ठीक है। ये 4 ऐसे अभिलेख हैं जिनमें अशोक का नाम उल्लेखित है, मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उदयगोलन। और जो जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील का निर्माण, सुदर्शन झील का निर्माण, ठीक है। सुदर्शन झील का निर्माण किसमें उल्लेखित है, जूनागढ़ में। ये कई बार सवाल आता है। तीसरा सवाल, चौथा, किस शासक के सिक्कों पर नंदी बैल की आकृति, ठीक है। कुजुल कटफिसस, भीम कटफिसस, कनिष्क और डिमेट्रियस। ये ऊपर के 3 है, ये कुषाण शासक है। कौन सा, कुषाण। अब कुजुल कटफिसस पहले वाला कुषाण का संस्थापक है, तो इसका आंसर होगा कुजुल कटफिसस। ये जो कुषाण वंश के शासक थे ये शैव उपासक थे। शैव उपासक का मतलब है शिव का उपासक, जो शिव भगवान है तो उस समय वैष्णव उपासक, शैव उपासक, तो ये लोग शैव उपासक थे। तो कुजुल कटफिसस के सिक्के पे नंदी बैल की आकृति मिलती है और वहीं भीम कटफिसस के सिक्के पे शिव और पार्वती, शिव और पार्वती की आकृति मिलती है और एक हल का भी आकृति मिलता है। और कनिष्क भी शुरू में शैव उपासक था लेकिन बाद में वो बौद्ध धर्म अपना लिया। विजिट क्लियर। अगला सवाल, किस उपनिषद का फारसी अनुवाद सीरे अकबरी के नाम से किसने किया था। अलबरूनी, फैजी, दरासिको, अब्बू फजल। तो आंसर होगा
दारा शिको। ये दारा शिको औरंगजेब का भाई था, जिसको इसने देवराय के युद्ध में 1659 में इसने हत्या कर दी। ठीक है, तो दारा शिको एक विद्वान था। इसने उपनिषद का फारसी अनुवाद सीरे अकबरी के नाम से किया था। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं बाकी ऑप्शन। अलबरूनी, अलबरूनी किसके साथ आया था? मोहम्मद गोरी के साथ। फैज़ी अकबर का दरबारी कवि और अबू फजल अकबर के नवरत्न में शामिल था। ये फैज़ी और अबू फजल दोनों भाई थे और अकबर के नवरत्न में शामिल थे। अगला सवाल, किस मुगल बादशाह का राज्य अभिषेक कितने बार हुआ? 2 बार। हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब, फर्रुखशियर। तो आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब का जो राज्य अभिषेक है वो 2 बार हुआ। एक बार इसको देख लेते हैं अच्छे से, हमेशा याद रखना है, इसे भूलना नहीं है। अब देखिए, जब शाहजहाँ भी जिंदा ही था, शाहजहाँ के अंतिम दिनों में इसके लड़कों के बीच उत्तराधिकार युद्ध हुआ। ठीक है, गद्दी पे कौन बैठेगा इसको लेकर 4 युद्ध हुए। और युद्ध को याद करने का सबसे आसान तरीका है कि इस लाइन को याद रखा जाए, बागशाह देवी। कौन सा लाइन? बागशाह देवी। अब इसको कैसे याद रखेंगे? बा से बहादुरपुर का युद्ध, ये बहादुरपुर का युद्ध हुआ था फरवरी 1658 में सुलेमान और शाह सूजा के बीच। ये सुलेमान कौन था? ये दारा शिकोह का पुत्र था और शाह सूजा ये शाहजहाँ का पुत्र था। ठीक है, दूसरा जो युद्ध हुआ घरमट का युद्ध, दूसरा युद्ध घरमट का युद्ध, ये अप्रैल 1658 में दारा शिकोह और औरंगजेब और इसका भाई मुराद बख्श। ठीक है, ये 4 भाई थे, शाह सूजा, दारा शिकोह, औरंगजेब और मुराद बख्श। जो तीसरा युद्ध हुआ सामूगढ़ का युद्ध, शाह से सामूगढ़ का युद्ध, ये जून 1658 में हुआ और ये युद्ध हुआ दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच। ठीक है, इस युद्ध में दारा शिकोह की हार हुई और इसी युद्ध के बाद औरंगजेब ने आगरा में पहला राज्याभिषेक किया। कहाँ पे किया? आगरा में राज्याभिषेक किया और शाहजहाँ को कैद करके जेल में डाल दिया। शाहजहाँ को जेल में डाला और आगरा में राज्याभिषेक किया। बड़ी क्रूर था औरंगजेब। ठीक है, अपनी बाप को जेल में डाल दिया, वही बाप जिसने ताजमहल का निर्माण करवाया था। अब फिर से एक बार युद्ध हुआ और ये देवराय का युद्ध, ये अंतिम युद्ध था अप्रैल 1659 में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच। फिर से दारा शिकोह की हार होती है और औरंगजेब, चूँकि ये उपनिषद पढ़ता था, संस्कृत पढ़ता था, ठीक है, उपनिषद का अनुवाद करता था, तो इसने मुस्लिमों के खिलाफ का इल्ज़ाम लगाकर दारा शिकोह की हत्या कर दी और दोबारा कहाँ पे इसने राज्याभिषेक किया? दिल्ली के लाल किला में। ठीक है, तो पहली बार राज्याभिषेक कर रहा है आगरा में और दूसरी बार दिल्ली के लाल किला में। जो पहली बार अभिषेक करता है राज्याभिषेक, ये सामूगढ़ का युद्ध और दूसरी बार देवराय का युद्ध। ये चारों युद्ध हमें याद रखना है। लाइन क्या है? बागशाह देवी, बहादुरपुर का युद्ध, घरमट का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और देवराय का युद्ध। उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब ने 2 बार राज्याभिषेक किया। 7वां क्वेश्चन, 1737 में सिरोंज की संधि किसके बीच हुई? ठीक है, तो ये भी अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। जो पहला ऑप्शन है बालाजी बाजीराव और छत्रपति राजाराम द्वितीय, इनके बीच 1750 में संगोला की संधि हुई। कौन सी संधि? संगोला की संधि। ये सारे लाइन बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसमें डाला है, इसको याद रखना है। और इसी संगोला के संधि के तत्पश्चात छत्रपति पद का समाप्ति हो गई। ठीक है, जो छत्रपति का पद था वो समाप्त हो गया। तो अंतिम छत्रपति राजाराम द्वितीय थे और यहाँ से सिर्फ पेशवा ही सर्वे सर्वा हो गया मराठा साम्राज्य में। जो दूसरा ऑप्शन है जयसिंह वर्सेस शिवाजी महाराज, इनके बीच पुरंदर की संधि हुई थी 1765 में। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, इसे भी हमें याद रखना है। तीसरा ऑप्शन बाजीराव प्रथम मोहम्मद शाह रंगीला, ये वही बाजीराव प्रथम है 1720 से 1740, मस्तानी वाले। ठीक है, आपने मस्तानी मूवी देखा होगा, तो ये मस्तानी वाले बाजीराव हैं।
सिरोंज की संधि हुई थी। सिरोंज की संधि किनके किनके बीच हुई? बाजीराव प्रथम और मोहम्मद शाह रंगीला। ये मोहम्मद शाह रंगीला ये मुगल साम्राज्य का शासक है। और जो चौथा ऑप्शन है बाजीराव प्रथम और निज़ामुल मुल्क, निज़ामुल मुल्क मुंशी शिवगांव की संधि। ठीक है, तो संगोला की संधि 1750 किनके किनके बीच? बालाजी बाजीराव छत्रपति राजाराम द्वितीय। पुरंदर की संधि 1765 किनके बीच? जयसिंह शिवाजी महाराज। सिरोंज की संधि 1737 बाजीराव प्रथम मोहम्मद शाह रंगीला और मुंशी शिवगांव की संधि 1728 बाजीराव प्रथम निज़ामुल मुल्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बाजीराव प्रथम वर्सेस मोहम्मद शाह रंगीला। 8वां सवाल देखते हैं, निम्न में कौन सा सही क्रम है? संगम वंश, सुलू वंश, तुलु, आर्वेडु, ये सारा का सारा ऑप्शन है। अब आपको पता है ये कौन सा साम्राज्य है? ये है विजयनगर साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य है? विजयनगर। और ये विजयनगर के 4 वंश है। ठीक है, इसको हमें क्रम में लगाना है। तो क्रम बिल्कुल आसान है। पहले संगम वंश, बुक्का और हरियर प्रथम, हरियर और बुक्का प्रथम ये स्थापना करते हैं विजयनगर साम्राज्य की संगम वंश के नाम से। संगम वंश, सुलू वंश, संगम वंश, सुलू वंश, तुलु वंश, आर्वेडु वंश। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? संगम वंश, तुलु वंश, आर्वेडु वंश, तुलु वंश, आर्वेडु वंश। संगम वंश, सुलू, तुलु, आर्वेडु। ठीक है, इसे बिल्कुल याद रखना है। 9वां, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? बीजापुर आदिल शाही सुमेलित है, अहमदनगर निजाम शाही सुमेलित है, गोलकुंडा कुतुब शाही सुमेलित है, बरार बरीद शाही सुमेलित नहीं है। ठीक है, बरार में किस वंश का शासन था? इमाद शाही। कौन सा? इमाद शाही। ठीक है, इमाद शाही। ये बहमनी साम्राज्य है। ठीक है, बहमनी साम्राज्य का अंतिम दिनों में क्या हुआ? 5 भाग में बट गया। बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। किसमें? बीदर। ठीक है, ये चौथा बीदर है। तो बीदर में बरीशाही वंश था। बीदर में क्या था? बरीशाही वंश। और इस बरार में कौन सा वंश था? इस बरार में था इमाद शाही। कौन सा? इमाद शाही वंश। बाकी सब सुमेलित है। अगला सवाल, शुद्धा द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया? शुद्धा द्वैतवाद, शुद्धा द्वैतवाद का सिद्धांत। अब देखिए ये अलग अलग शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, बल्लभाचार्य, माधवाचार्य, इन्होंने अलग अलग सिद्धांत और अलग अलग संप्रदाय की स्थापना करी। उसको भी जल्दी से एक बार देख लेते हैं। शंकराचार्य, इसने कौन सा सिद्धांत दिया? अद्वैतवाद। और किस संप्रदाय की स्थापना करी? स्मृति संप्रदाय की। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक सवाल इससे एग्जाम में फिक्स होता है, तो इसे हमें बिल्कुल याद रखना है। दूसरा, रामानुजाचार्य, इसने कौन सा सिद्धांत दिया? इसने सिद्धांत दिया विशिष्टाद्वैतवाद का। और संप्रदाय सीरी संप्रदाय। ठीक है, अगला देखो भाई, बल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद पुष्टि संप्रदाय, माधवाचार्य द्वैतवाद ब्रह्म संप्रदाय और निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद, और इन्होंने सनक संप्रदाय। आई रिपीट, शंकराचार्य अद्वैतवाद स्मृति संप्रदाय, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद श्री संप्रदाय, बल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद पुष्टि संप्रदाय, माधवाचार्य द्वैतवाद ब्रह्म संप्रदाय और निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद सनक संप्रदाय। इसे बिल्कुल याद रखना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बल्लभाचार्य। ठीक है, अगला देखते हैं, सुगौली की संधि किस गवर्नर जनरल काल में हुई? देखिए अभी आपको पता होगा, करंट अफेयर अगर देख रहे होंगे तो भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद चल रहा है काला पानी का। ठीक है, उसका जड़ इसी सुगौली की संधि में है। इसी सुगौली की संधि में जो कब हुआ था, जो एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ था। एंग्लो नेपाल युद्ध कब से कब? 1814 से लेके 1816 के बीच में। तो इसी 1816 में सुगौली की संधि हुई। इसी 1816 में सुगौली की संधि हुई। उस समय नेपाल का सीमा निर्धारित किया गया, तभी से विवाद चल रहा है काला पानी पे। ठीक है, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये वारेन हेस्टिंग्स अलग है, लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग है, इसे ध्यान रखना है। अगला सवाल, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहते हैं? चार्ल्स मेटकॉफ को। चार्ल्स मेटकॉफ को ये 1835 से 36 के बीच सिर्फ 1 ही साल के लिए आए थे गवर्नर जनरल के पद पे, और इनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है।
अगला देखते हैं, 13वां, किसने वायसराय लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से की? लॉर्ड कर्जन की तुलना किससे? औरंगजेब से। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले, और ये राजनीतिक गुरु थे गांधी जी के, राजनीतिक गुरु गांधी जी के थे। ठीक है, इसे भी याद रखना है। अगला सवाल, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? यहाँ पे घोषणा पूछ रहा है। बंगाल विभाजन लागू, दो चीजें हैं, एक घोषणा है और दूसरा लागू है। ठीक है, ये दोनों दोनों सवाल आता है एग्जाम में, हमें दोनों याद रखना है, दोनों डेट। तो घोषणा हुई 19 जुलाई 1905, लेकिन लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905। हमें याद रखना है बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? 19 जुलाई 1905, और लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905। 15वां सवाल, 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र के आरोप में निम्न में से किसको फांसी नहीं दी गई थी? ठीक है, 23 मार्च 1931 लाहौर षड्यंत्र, भगत सिंह को फांसी दी गई, राजगुरु को फांसी दी गई और सुखदेव को फांसी दी गई। किनको फांसी नहीं दी गई थी? राजेंद्र लाहिड़ी को। राजेंद्र लाहिड़ी को काकोरी कांड में फांसी दी गई थी। ठीक है, याद रखना है। अगला, किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता, ये भी आजकल चर्चा में है, आ सकता है ये एग्जाम में, याद रखना है। समान नागरिक संहिता उल्लेखित है, ये है अनुच्छेद 44। समान नागरिक संहिता के मतलब होता है कानून के नज़र में सब समान, कानून के नज़र में कानून समान। ठीक है, कानून सबके लिए समान हो। अब देखिए, कानून दो तरह के होते हैं, एक फौजदारी होता है, एक दीवानी होता है। तो फौजदारी क्राइम, ठीक है, वो तो सबके लिए समान होता है, लेकिन दीवानी धर्म के अनुसार अलग अलग उसमें अंतर होता है। ठीक है, अब समान नागरिक संहिता में एक कानून सबके लिए। अच्छा, भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सिर्फ एकमात्र राज्य है गोवा, जहाँ पे समान नागरिकता क्या है? लागू है। तो अनुच्छेद 44 लागू है सिर्फ और सिर्फ गोवा में, इसे भी याद रखना है। अगला सवाल, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति, यहाँ पे शब्द है समिति, दो चीजें हैं, एक समिति है, एक उप समिति है। तो जब समिति आएगा तो समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इसके अंतर्गत इनके पास और भी बहुत सारा काम था, तो इन्होंने कहा कि हम अकेले नहीं करेंगे, मुझे और भी लोग दिए जाए। ठीक है, इस समिति में उप समिति बनाई जाए। तो अगर सवाल आ जाए, मूल अधिकार उप समिति का अध्यक्ष JB कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष हरीशचंद्र मुखर्जी। सवाल है, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन उसमें भी दो उप समिति बनाई गई। इस समिति में दो उप समिति बनाई गई। पहला उप समिति मूल अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे JP कृपलानी, और दूसरा अल्पसंख्यक उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे हरीशचंद्र मुखर्जी। विजिट क्लियर। अगला देखते हैं, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे भी हमें याद रखना है। देखिए, अनुच्छेद 330 में ये लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण उल्लेखित है। क्या पे? लोकसभा में। ठीक है, किसके लिए? SC और ST के लिए। और अनुच्छेद 331 में लोकसभा, लेकिन किसके लिए? एंग्लो इंडियन के लिए। किसको? एंग्लो इंडियन के लिए। अब अनुच्छेद 332 में क्या उल्लेखित है? विधानसभा। कहाँ पे? विधानसभा, इसमें SC और ST के लिए। और अनुच्छेद 333 में विधानसभा एंग्लो इंडियन के लिए। ठीक है, एक बार रिपीट कर दे रहा, अनुच्छेद 330 में ST SC का आरक्षण लोकसभा में, अनुच्छेद 331 में एंग्लो इंडियन का आरक्षण लोकसभा में, अनुच्छेद 332 SC ST का आरक्षण विधानसभा में, अनुच्छेद 333 एंग्लो इंडियन का आरक्षण विधानसभा में। क्लियर। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है राज्य सरकार। यहाँ पे क्या है? राज्य सरकार, तो होगा महाधिवक्ता। अगर हो जाता केंद्र सरकार तो महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, आसान है, आंसर क्या होगा? महाधिवक्ता। अगला, निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? देखिए, भंग करना और समाप्त करना दो अलग अलग बातें हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे मतलब भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, दूसरा देखते हैं राज्यसभा। राज्यसभा को ना तो भंग किया जा सकता है और ना ही समाप्त किया जा सकता है। तीसरा राज्यसभा, राज्य विधानसभा, इसको भंग किया जा सकता है, इसको भंग किया जा सकता है लेकिन समाप्त भी किया जा सकता है। यूटी के केस में अगर यूटी बना दे और विधानसभा हटा दे तो इसको समाप्त किया जा सकता है यूटी के केस में। और तीसरा चौथा राज्य विधान परिषद, राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता लेकिन सीधे समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसको समाप्त किया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, राज्य विधान परिषद, इसको भंग किया जा सकता है और समाप्त, भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। अगला, संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को, याद रखना ये बार बार आता है। अगला, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान, राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है, ऑफकोर्स सेवा क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र का योगदान अभी बहुत ज़्यादा हो गया है बाकी सेक्टर के रिस्पेक्ट में। अगला सवाल, कृषि विपणन संस्थान, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पे है, जयपुर में। कहाँ पे है ये, जयपुर में। अगला सवाल, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई, छठी पंचवर्षीय योजना के तहत नाबार्ड की स्थापना हुई थी, छठी पंचवर्षीय योजना। ये 1980 से लेके 85 तक था। ठीक है, छठी जो पंचवर्षीय योजना है 1980 से लेके 1985 के बीच। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई, 1942 में। नाबार्ड की स्थापना 82 में, नाबार्ड की स्थापना कब हुई, 1982 में। ये हमें याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल, हार्ड करेंसी क्या है। देखिए यहाँ पे शब्द है हार्ड। हार्ड कब होगा, हार्ड होगा जब मांग अधिक हो लेकिन पूर्ति कम हो। ठीक है, जब मार्केट में पूर्ति कम हो जाए, क्या पूर्ति या फिर आपूर्ति क्या हो जाए, कम होगी, तो मांग क्या हो जाएगा, खुद ब खुद बढ़ जाएगा। और जब मांग बढ़ जाएगा तो आसानी से नहीं मिलेगा, तो उसको बोलेंगे हार्ड है, करेंसी हार्ड है, क्योंकि इसकी मांग ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है। और यहीं पे आ जाएगा सॉफ्ट करेंसी। तो आंसर क्या हो जाएगा, वह मुद्रा जिसकी मांग पूर्ति से अधिक हो। ये हार्ड करेंसी के लिए मांग पूर्ति से अधिक हो, लेकिन यहाँ पे सॉफ्ट करेंसी क्या है अगर सवाल हो जाए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वह मुद्रा जिसकी मांग पूर्ति से कम हो। देखिए मुद्रा अगर आसानी से अवेलेबल हो जा रहा है, ठीक है, मतलब उसकी मांग कम है पूर्ति से, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सॉफ्ट। अगर मांग अधिक है तो उसको बोलेंगे हार्ड। अगला, जूट का रेशा पौधे के किस भाग से, जूट, देखें जूट, जूट अभी बंगाल में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है, तो होता है ये तना से। जूट कहाँ से निकलता है, तना से। ठीक है, फल फूल से नहीं निकलता, जूट कहाँ से बनता है, तना से। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक, सोयाबीन होता है मध्य प्रदेश में। सोयाबीन कहाँ होगा, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश अभी सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या बोलते हैं, बात हो रही है दक्षिण अमेरिका, ध्यान देना है, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, वेल्ड कहाँ का है, अफ्रीका का, वेल्ड अफ्रीका का। स्टेपीज यूरोप का, स्टेपीज यूरोप का। पंपास साउथ अमेरिका, पंपास कहाँ गया, साउथ अमेरिका। और प्रेरिस ये है नॉर्थ अमेरिका। याद रखना है, वेल्ड अफ्रीका, स्टेपीज यूरोप, पंपास साउथ अमेरिका, प्रेरिस ये हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पंपास, क्योंकि यहाँ पे दक्षिण अमेरिका की बात कर रहा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये हुआ कब था, ये सबसे पहले तो हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, 1987 में। और ये मॉन्ट्रियल है, ये कहाँ पे है, ये है कनाडा में। कहाँ पे है, कनाडा में। कनाडा का एक सिटी है मॉन्ट्रियल, और ये वहाँ पे 1987 में ये प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन परत के संरक्षण से। किससे संबंधित है, ओजोन परत के संरक्षण से। अगला सवाल, भूकंपीय तरंगें रिकॉर्ड की जाती है बैरोग्राफ, हाइड्रोग्राफ, सिस्मोग्राफ, पेंटोग्राफ,
आसान सवाल है। सीस्मोग्राफ पे, किस पे? सीस्मोग्राफ पे। भूकंपीय तरंगे किस पे रिकॉर्ड की जाती है? सीस्मोग्राफ पे। और मापी किससे जाती है? रिएक्टर स्केल से, रिएक्टर स्केल से, ठीक है, रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। और रिकॉर्ड किस पे की जाती है? सीस्मोग्राफ से। अगला पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है। पोर्ट ब्लेयर उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान, छोटा अंडमान। जो अंडमान है वो 4 भाग में है। सबसे जो उत्तर में है उसको बोलते हैं उत्तरी अंडमान, ठीक है। उसके बाद से बोलते हैं मध्य अंडमान, जो सबसे बड़ा है, मध्य अंडमान। फिर आएगा दक्षिणी अंडमान और फिर आएगा छोटा अंडमान। ये 4 भाग में है अंडमान, ये उत्तरी, ये मध्य और ये दक्षिणी और ये छोटा, ठीक है। उत्तरी, ये मध्य, ये दक्षिणी और ये छोटा अंडमान। और जो पोर्ट ब्लेयर है राजधानी अंडमान निकोबार की, वो कहाँ पे है? इसमें है। कहाँ पे है? इसी दक्षिणी अंडमान में। कहाँ पे है? दक्षिणी अंडमान में। तो आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी अंडमान। अगला सवाल, निम्न में कौन बाल्टिक देश का भाग नहीं है? बाल्टिक देश ये यूरोपियन कंट्री है। कौन सा कंट्री है? यूरोपियन कंट्री, ठीक है। इसमें 3 देश है। कुल कितने देश है? 3। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। आई रिपीट, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। बुल्गारिया इसका भाग नहीं है। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, ऐसे पर्वत पूछ दे तो माउंट एवरेस्ट, लेकिन यहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत की बात हो रही है। माउंट एवरेस्ट फोल्डेड माउंटेन है। तो यहाँ पे माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है? माउंट किलिमंजारो है अफ्रीका में। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में। माउंट एटना सिसली में, माउंट एटना सिसली में, ये सब याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। माउंट कोटोपैक्सी ये एक्वाडोर में है। कहाँ पे है? एक्वाडोर, एक्वाडोर। और माउंट वेसुवियस ये इटली में है। ये कहाँ पे है? इटली में। लेकिन सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा होगा? माउंट कोटोपैक्सी। ये कहाँ पे है? एक्वाडोर में। माउंट कोटोपैक्सी कहाँ पे? एक्वाडोर में। एसडीआर का पूर्ण रूप क्या है? स्पेशल डॉलर राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्टेट ड्राइंग राइट्स, स्पेसिफिक डॉलर राइट्स। इसका आंसर होगा स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट्स ये आईएमएफ में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में कोटा है, ठीक है। ये क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में अलग अलग देश का कोटा है, जिसको क्या बोलते हैं? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को की बात हो रही है तो कहाँ हो जाएगा? ओस्लो। कहाँ पे? ओस्लो। अगला सवाल, यामा के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर। तो महादेवी वर्मा का ये बहुत ही फेमस रचना है, नाम है यामा, ठीक है। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति की बात हो रही है, प्रथम भारतीय, ठीक है। तो ये होंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये कब दिया गया था? 1954 में। कब दिया गया था? 1954 में, याद रखना इसे। अगला, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति हो गया। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? कोंकणी जो हम देखेंगे ये तट, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक, दमन से लेके गोवा तक, इसको बोलते हैं कोंकण तट। ये दमन और ये गोवा, इसको क्या बोलते हैं? कोंकण, कोंकण तट, इसको बोलते हैं कोंकण तट, ठीक है। और इसी कोंकण तट के किनारे कोंकणी भाषा बोली जाती है। तो कौन सा हुआ? महाराष्ट्र और गोवा। आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र तथा गोवा, याद रखना इसे। अगला, भोजन में विषाक्तता, ठीक है, जो भोजन पॉइजनस हो जाता है उसका कारण क्या है? उसका कारण है साल्मोनेला बैसिलाई। साल्मोनेला बैसिलाई उसका कारण है साल्मोनेला बैसिलाई, याद रखना है हम इसे, साल्मोनेला बैसिलाई। वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित, अच्छा कोई भी वृक्ष है वो कितने साल का है, कैसे निर्धारित करेंगे? इसकी ऊंचाई द्वारा,
ठीक है, जड़ों की लंबाई द्वारा नहीं, इसकी आयु निर्धारित होती है वार्षिक बलियों की संख्या के आधार पे, वार्षिक बलियों की संख्या के आधार पे, इसे याद रखना है, कई बार एग्जाम में यह आता है। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो हल्दी जड़, फल, पुष्प, तना। अक्सर लोग गलत करते हैं, अक्सर लोग क्या लगाते हैं, जड़ लगाते हैं, लेकिन आंसर क्या होगा, तना। आंसर क्या होगा, तना। ठीक है, हल्दी का जो भाग हम खाते हैं वो क्या होता है, वो जड़ नहीं होता, वो तना होता है। और ऐसे ही आलू भी तना होता है। तना उसको बोलते हैं जिसमें गांठ मिलता है, क्या मिलता है, गांठ मिलता है, और इसमें गांठ होता है। अगला सवाल, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाएगा, सेरोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, जियोलॉजी, यूरोलॉजी? हड्डियों का अध्ययन कहलाएगा ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाएगा, ऑस्टियोलॉजी। बीपीएससी में, पिछला ही बीपीएससी में आया हुआ सवाल है, इसे याद रखना है। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है पेट्रोल का, ठीक है, याद रखना है। ऑक्टेन संख्या पेट्रोल की क्वालिटी मापता है। सीरा किसके उत्पादन के लिए कच्चा माल है? सीरा सबसे पहले मिलता कहाँ पे है, चीनी मिल में बाई प्रोडक्ट है सीरा, जिसको बड़े बड़े कंटेनर में उसको कंटेन किया जाता है, और ये काम आता है अल्कोहल बनाने में। सीरा जो जिसे मोलेसेस बोलते, ये अल्कोहल बनाते हैं, इससे याद रखना है। निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट किसको बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल को। वुड स्पिरिट, मिथाइल अल्कोहल, CH3OH, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3OH। मिथाइल अल्कोहल को वुड स्पिरिट के नाम से भी जानते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चार्ल्स डार्विन, ग्राहम बेल। आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आंसर क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एडवर्ड जेनर चेचक का टीका, चार्ल्स डार्विन विकासवाद का सिद्धांत, और ग्राहम बेल टेलीफोन। ठीक है, इसे याद रखना है। अगला, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स, बिल्कुल नया सवाल है। जो हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स होता है, ठीक है, अक्सर ये चर्चा में रहता है। इसका कलर क्या होता है, ब्लैक, रेड, पिंक, ऑरेंज? बताइए इसका कलर क्या होगा, इसका कलर होगा ऑरेंज। क्या होगा, ऑरेंज। जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका कलर ऑरेंज होता है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है किसमें, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु? देखिए ग्रीष्म ऋतु में पेंडुलम की साइज, जो पेंडुलम का साइज है वो क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर जाती है। और शीत ऋतु में ये क्या होता है, शीत ऋतु में पेंडुलम की साइज घट जाती है, इसलिए इसका आवर्त बढ़ जाता है, गति बढ़ जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, शीत ऋतु। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का मुख्य समारोह कहाँ प्रस्तावित है? ये जनरल करंट अफेयर का सवाल है, इंपॉर्टेंट है। ये लेह में, जो 21 जून को योग दिवस हम लोग मनाते हैं, वो कहाँ प्रस्तावित है, लेह में। कहाँ, लेह में। 49, नवगठित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के प्रथम चेयरमैन नियुक्त किए हैं, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा। याद रखना है, प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा। 50वां सवाल और आज का लास्ट सवाल, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम का थीम था। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020, पहला सवाल तो यही हुआ कि कहाँ आयोजित था, तो लखनऊ में। इसका थीम क्या था, थीम बहुत ज़्यादा पूछता है, तो इसका थीम आप खुद सोचिए, फिट यूथ हिट इंडिया, फिट यूथ फिट इंडिया, फिट यूथ हैप्पी इंडिया, हैप्पी यूथ हैप्पी इंडिया। नाम से क्या लग रहा, क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर है फिट यूथ फिट इंडिया, फिट यूथ फिट इंडिया। और अंत में आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।